नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा का 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और सत्र में आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का कार्य करने पहले ही कर दिया है। और वहीं सीएम सैनी ने आगे क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था, वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चला है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है, उन्होंने फैसला करना है। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। सर, ज्यादातर चाहते हैं कि आप ही बने नेता प्रतिपक्ष। ज्यादा विधायक आपके पक्ष में, सर फिर भी दिक्कत हो रही है नाम का। कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़कर। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होने के सवाल पर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी सभी अन्य राज्यों के कामकाज में उलझी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यहां भी नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। कर्नाटक में भी बीजेपी ने चुनाव के लिए कई महीने बाद भी नेता प्रतिपक्ष चुना था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद के नाम की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसी भी जिम्मेदारी के लिए पार्टी हाईकमान फैसला करती है। इसके अलावा अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने और पार्टी हाईकमान इस बारे में विचार कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद में हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। हर एमएलए का अपना अधिकार होता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इतनी बार बार इस बात को करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में मई में चुनाव हुआ था और बीजेपी ने नवंबर में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। आज सभी एमएलए के अपने अधिकार अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा ना कि हर एमएलए अपनी बात रखेगा, एमएलए अपनी बात रखेगा, अपने अधिकार से रखेगा। और इसमें कोई ये बहुत जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष पार्टी का नेता होना चाहिए। पार्टी हाईकमान जब निर्णय लेगी हो जाएगा। अंतरकलह कोई है क्या? ना कोई अंतरकलह नहीं है। पार्टी की हमारा हाईकमान जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। निश्चित रूप से ज्यादातर लोग विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब बने। तो हर एंगल पे सोचना हाईकमान का काम होता है। वो किस एंगल पे सोच रहे हैं ये वही बता सकते। में धुंध की चादर से सब कुछ ढक दिया है, तो शाम शहरवासियों का भी कहना है कि ये धुंध के साथ में पॉल्यूशन का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन है और शहरवासी रत्न ईश्वर वालिया और साथ ही चरण देव और मास्टर रमेश का भी कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। उन्होंने भी कहा कि ये पराली का धुआं है, लोगों को चलने में परेशानी भी हो रही है क्योंकि पॉल्यूशन आंखों में और मुंह में जा रहा है, जिसकी वजह से जलन हो रही है। धुंध के कारण झील पर को घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या भी काफी कम दिखाई दी है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों की आंखों में जलन होती है और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए लोगों की यहाँ संख्या आज बहुत कम है। तो काफी ठंड भी महसूस कर रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी मतलब हवा चल रही है और ठंड का आगाव शुरू हो गया। कितनी विजुअलिटी दिखाई दे रही है? 10 से 15 मीटर। प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा है, धुंध भी ज्यादा हो रही है। 10-15 मीटर की भी दूरी कौन दिख रही है, आंखों में जलन ज्यादा हो रही है।
तो आप यहाँ रोज घूमने आते थे, आज उतने लोग आए हुए हैं क्या? आज कम लोग आए हुए हैं, 2-4 लोग आए हुए हैं, बाकी कम आए हैं आज। धुंध तो काफी पड़ रही है और सर्दी भी है, आंखों में जलन है और जो है काफी आदमी घूमने के लिए आते थे, आज 2-4 ही आदमी आए। तो क्या लग रहा है इसके कारण आपको पोल्यूशन का भी इसके अंदर कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? बढ़ रहा है जी, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या परेशानी हो रही है आपको? आंखों में जलन है, दिखाई नहीं देता, धुंध काफी है, आदमी दूर से भी दिखाई नहीं देता, तो काफी परेशानी होने लगी है ज़्यादा। भिवानी में धुंध की चादर ने सब कुछ ढक दिया है। शहर वासियों का कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी भी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये धुआं पराली का है और लोगों को भी चलने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन आंखों में, मुंह में जा रहा है, जिसकी वजह से जलन हो रही है। ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आंखों में जलन हो रही है, धुएं के कारण इतना ज्यादा भारी यहाँ पर घूमना फिरना भी मुश्किल हो रहा है, और सांस में भी जिनको सांस की तकलीफ है उनको तो बहुत ज्यादा। इतनी दृष्टा कम है कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे आदमी, और ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए और किसानों को भी जागरूक करना चाहिए लोगों ने कि। खबर भिवानी से है, जहां पर देश को टीबी मुक्त बनने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश टीबी मुक्त हो। इसके लिए प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब न्यूट्रिशन किट के साथ में 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे टीबी मरीजों को अस्पताल तक लेकर आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो और इसके लिए मोबाइल वन आपको बता दें कि शुरू हो रही है और ये वैन जो है वो घर घर जाकर लोगों को टेस्टिंग करेगी, उनका इलाज करेगी। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि ये कार्यक्रम 100 दिन का है। ये जो हमारे टीबी के उन्मूलन के लिए जो प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश में कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन का भारत से मुक्ति दिलाएंगे, कोई भी हमारा पंचायत ग्राम का सहयोग हो, हर आदमी का इसमें सहयोग रहे। तो जो वनरेबल ग्रुप है, खास करके डायबिटीज पेशेंट है, जिसको पहले टीबी की हिस्ट्री है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों को घर तक जांच करने के लिए 100 डेज की कैंपेन चलाई गई है। टीबी के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे हम कहते हैं टीबी के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे हम कहते हैं कि टीबी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। फेफड़े की टीबी जो ज्यादातर होती है, जो संक्रमित होती है, दूसरों को संक्रमण करती है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बलगम आना है, बलगम में खून भी आता है, बुखार का रहता है, शाम के टाइम होता है, भूख। गोला से चीका की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी है, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके की निजाकत को देखते हुए भाग निकला, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। जोगिंदर सिंह, निवासी गांव सरोड़ा। ये हादसा कैसे हुआ, कैसे सूचना मिली आपको? ये टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी हमारे को, गुदा रोड पर एक ट्रक चालक ने एक्सीडेंट कर दिया है, तो उस सूचना पर हम यहाँ आए। तो क्या ट्रक को कब्जे में ले लिया गया? अच्छा, ट्रक वाला भाग गया था, उसको ट्रक को तो काबू कर लिया है, और लेकिन ड्राइवर भाग गया था उसमें। गोला चीका से है, जहां पर लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। दिवाली के दिन 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था और लोगों का भी कहना है कि दोनों पक्षों को गंभीर चोटें भी आई थी, लेकिन 11 दिन बीत जाने के उपरांत भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पार्टियों की तरफ से जो कंप्लेंट आई है वो हमने उसी डे ऑनलाइन दर्ज है, और दूसरा इन्होंने हमारे से रिटर्न में समय लिया था। इनका आपस में परिवार एक ही है और कल तक का समय लिया था इन्होंने। तो आज इन्होंने हमारे पास आना था, दोनों पार्टियों की तरफ से ईगो बनी हुई थी, दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठना नहीं चाहती, तो इसलिए हमने अपने दोनों की कंप्लेंट पे FIR दर्ज कर दी है और पार्सलिटी किसी के साथ भी ना होगी, ना की गई है। देखिए, दिनांक 1 तारीख को दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिनको ऑनलाइन कर दिया गया था। उसके बाद दोनों पक्ष आपस के रिश्तेदार हैं, 10-11 कल तक का समय लेकर गए थे
लेकिन कल भी नहीं पहुंचने पर दोनों 31 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडा तत्वों ने घुसकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे परिवार के साथ मारपीट की और मेरी टांग तोड़ दी। 31 आज इस बात को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी है शक्ति सिंह सोनू ने जो है सारी डिटेल बताई है, उसके साथ जो घटनाक्रम जुटा है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इसकी अपील के ऊपर जो है थाने के अंदर आए थे और केवल इसलिए आए थे कि इसके जो है शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उसमें जो प्रदेश भर में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। आपको बताते चले कि गुरुग्राम में भी अभी तक डेंगू के 184 मामले सामने आए हैं। इस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर भी कस ली है। तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। डेंगू के केसेस अगर मैं बात करूं पिछले साल के मुकाबले कम है केसेस। अभी तक 184 केस जो हैं वो डिटेक्ट हुए और मलेरिया का 1 केस डिटेक्ट हुआ है। हमने सस्पेक्टेड केसेस में अगर हम बात करें तो हमने इस बार पिछली बार से भी ज्यादा ऑलमोस्ट टेस्ट किए। हम 16,000 के आसपास हम डेंगू के संभावित केसेस को हम टेस्ट कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाकर वहां पर हरे भरे वृक्ष और फूलों के पौधे लगवाएं ताकि शहर सुंदर दिखे। लोगों को शुद्ध एवं संदर्भ में स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ये ग्रीन बेल्ट शहर को खूबसूरत बनाने और लोगों को शुद्ध वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन खुद यहाँ के ही लोग अपने घरों का कूड़ा करकट फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाली विभाग HSVP के सफाई कर्मचारियों की शहर का कचरा यहाँ पर लाकर फेंकते हैं और फिर कोई सुध नहीं लेता है। मेरा नाम वैभव है जी। वैभव जी, आप यहाँ बाईपास पे खड़े हैं। हाँ जी। और पास में ग्रीन बेल्ट है, क्या हालात इसके? बहुत बुरा हालत है। अब देखो कितना प्लास्टिक, कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बगल में स्कूल है, कोई सुधार नहीं है। तो नहीं लगता कि इससे बीमारियां और बढ़ रही? बिल्कुल होती है जी। पानी भरा है यहाँ पे, डेंगू का मच्छर बिल्कुल मिलेगा आपको 200%, लेकिन कोई करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अनुसार और क्या कहेंगे आप? यहाँ जूस की रेडी लगाते हैं और ग्रीन बेल्ट में इतनी गंदगी, क्या हालात है? हालात खराब है, सफाई होना चाहिए। तो कौन डालता है, कौन लोग डालते हैं यहाँ पर कूड़ा? पब्लिक डाल देती है। यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए कितने दिनों में आते हैं? यहाँ हफ्ता लग जाते हैं, महीने भी हो जाते हैं। महीने भी। किस तरीके की परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, सफाई होना चाहिए। अस्मत, आप यहाँ झोपड़ी में रहते हैं, बाईपास है और ये इतना गंदगी, इतना पॉल्यूशन, यहाँ क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की परेशानियाँ होती है? परेशानी अभी तो सब डेंगू वगैरह सब हो रहा है, तो इसमें कीचड़ डाल जाता है। कोई बाइक लेके आता है, कोई रिक्शा लेके आता है, यहीं पे डाल के चला जाता है। बोलता हूँ तो कोई किसी ने मानता ही नहीं है। सर जी, ये कूड़े गिरने वाले सारे सेक्टर से, यहाँ से रेहड़ी वाले सब कूड़ा यहाँ गिर के जाता है, यहाँ से कोई कूड़ा उठाता नहीं है। सारी गंदगी कूड़ा यहीं पड़ा रहता है। अगर हम संबंधित विभाग की बात करें तो कितने दिनों में यहाँ पर कूड़ा उठता है? ये तो जी कोई उठता ही नहीं है। कोई कभी महीने 1.5 महीने में एक बार उठा लिया तो अलग बात है, नहीं ऐसी गंदगी खिंडी रहती है यहाँ पे हमेशा। आसपास में हमने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में भी काफी लोग रहते हैं यहाँ पर। ये है ये बाबू जी। तो कितनी बीमारियां फैलने का खतरा? ये डेंगू बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा है इससे। राकेश कुमार। अजय जी, आपके यहाँ दुकान भी है और ये ग्रीन बेल्ट है, जो ग्रीन बेल्ट पूरी गंदगी से हटी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, साफ सफाई करते हैं। ये इधर भी आ जाते हैं, झुग्गी वाले भी आ जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, पूरा यहीं बैठ जाते हैं सारे। ये कोई उठाता नहीं है यहाँ से। कितने दिन में यहाँ से कूड़ा उठता है? ये पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बैठता हूँ खोरी पे, खोरी दुकान है मेरी, ये भी दुकान है, मेरे भतीजे की दुकान। यहाँ स्कूल भी। नीलूखेड़ी के नहर पुलिया के पास में सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोर की टीम को बुलाया और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, जहां पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक के बारे में जानकारी जुटाई गई और मृतक की जेब में आधार कार्ड भी मिला है। मृतक पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा। पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दे दी है। पुलिस का भी कहना है कि मृतक कई दिनों से अपने गांव से लापता था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और पुलिस ने बताया कि मृतक की जेब से मोटरसाइकिल की एक चाबी, आधार कार्ड मिला है और जिसके बाद में
पुलिस ने मृतक के परिवार तक सूचना को पहुंचा दिया है। सर, आज हमारे को सूचना मिली थी कि पाकिस्तानों में कोई यंग लड़के की डेड बॉडी है और वो तैरती हुई आ रही है कुरुक्षेत्र साइड से। तो यहाँ पर इन्हीं लड़कों ने देखी थी, तो उन्होंने यहाँ प्रगट सिंह गोताखोर जी उनको बुलाया है, डेड बॉडी को नहर के किनारे लगा रखा है और इसके जेब से आधार कार्ड मिला है। इसका नाम जसपाल सिंह है, स्नो बलबीर सिंह, सादरपुर पटियाला के रहने वाले हैं ये। इनके गांव के सरपंच से मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, वीडियो कॉल करके दिखा दिया है, इसकी शिनाख्त होगी। ये गांव से कई दिन से लापता था और आज इसकी शिनाख्त होगी। इसके परिवार वालों को सूचना दी जा रही है अभी सरपंच के माध्यम से, और उनके आने के बाद ये सर डायल 112 के द्वारा मैसेज मिला था बामन गाजरा गांव के पास ये नहर के अंदर एक शव को देखा गया था, जिसका पहले ये आवाज आई थी कि ये स्कूल का बच्चा हो सकता है। तो जैसे ही मैं बताया कि मैं बनसा गांव में एक फंक्शन में जाने की तैयारी में थे, वहां पर गए हुए थे, तो वहां से मैं फंक्शन छोड़कर यहाँ पर पहुंचा और शव को मैंने किनारी पर लगाया। तो शव को किनारी लगाने के बाद इसकी जेब से एक बाइक की चाबी, 200-250 रुपये और एक आधार कार्ड मिला है। हिसार में कल से स्मॉग की चादर बनी हुई है, जिससे जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा। सुबह के समय दृश्यता भी जो है वो 100 मीटर तक सिमट गई है। स्थानीय लोग अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर सफर करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन भी अपने निर्धारित समय पर रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में इन दिनों स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति धुआं और धुंध के मिलने से बनती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी पश्चिमी हवाएं बदलकर पूर्व की ओर से चलनी शुरू हो गई हैं और इसी के वातावरण में नमी भी आ गई है। धुआं और धुंध के आपस में मिलने से स्मॉग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्मॉग की स्थिति आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह बने रहने की संभावना है। ये अभी कल और आज जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है ज्यादातर क्षेत्रों में, और स्मॉग का मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग, धुआं और धुंध। जो अभी एक पश्चिम विक्षोभ पास किया था, पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, उसके कारण हवा में बदलाव आया और हवाएं जो उत्तर पश्चिमी चल रही थी वो पूर्वाई हुई और नमी वातावरण में आ गई, जिसके कारण धुआं था ही वातावरण में, दोनों मिक्स होके संगठित हुए और संगठित होके ये स्मॉग का रूप धारण कर लिया। दबखेड़ी के पास में गोताखोर प्रकट सिंह ने 21वें मगरमच्छ को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके पहले गोताखोर प्रकट सिंह 20 मगरमच्छों को जो है वो पकड़ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार SYL दबखेड़ी के पास मगरमच्छ होने की संभावना जताई गई थी। इसके बाद में गोताखोर प्रकट सिंह और वाइल्ड लाइफ की टीम ने सदस्यों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस मगरमच्छ को काबू कर लिया। इसके बाद में इस मगरमच्छ को भोर सैदा स्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में भेजा गया। इसको लेकर गोताखोर प्रकट सिंह ने बताया कि इस मगरमच्छ की उम्र लगभग 3 से 4 साल है और वजन करीब 30 किलो है, और जिससे पहले 20 मगरमच्छ काबू कर चुके हैं, जिनमें से कई मगरमच्छों का वजन 3 क्विंटल से भी ज्यादा था। और एक गडरिया भाई सी जिहदी भेड़ पिछे रात रह गई होनी, वो सवेरे अपनी भेड़ नूं लभदे होए जदों नहर किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा प्रगट एक मच्छी वाली डोर है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी बोटी ਦੇ अंदर हलचल नज़र आ रही, जिवें कोई जीव तड़फ रहा, जिवें मच्छी या मगरमच्छ हो सकता है। तुरंत टीम ਦੇ ਨਾਲ पहुंचे उस्ताद सुरिंदर रिंकू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आया, वाइल्ड लाइफ टीम ਨੂੰ मैसेज किया। इन्हां दे भी 2 अधिकारी बलराम और कृष्ण भाई ये भी मौके ते पहुंच गए और काफ़ी फिर 1 घंटा से बोटी ਨੂੰ मेहनत की, बोटी ਨੂੰ नहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर रस्सिਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ शुरू किया ਤੇ एकदम नज़र पई ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 फुट ਦੇ आस-पास ਦਾ मगरमच्छ नज़र आया। सो हुण इहनूं भौर सैदा प्रजनन केंद्र के अंदर छड्डिया जाएगा। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग प्यार साथ ਦੇ नाल आज टीम ने 21वां मगरमच्छ भी रेस्क्यू कर लिया। ये सुबह ना प्रगट भाई का कॉल आया था मेरे पास, सुबह बोला जी इनका मगरमच्छ है यहाँ पे SYL नहर पे। तो प्रगट सिंह ने कॉल की तो हम आए और इसको रेस्क्यू किया सुबह आके। तो रात किसी ने डोर लगाई थी साथ में, तो उसमें डोर में फंस गया था ये। तो सुबह पानी में बड़े हम तो प्रगट सिंह साथ थे और इसको बाइट किया। सर क्या लगता है आपको, कितने साल का लग रहा है और कितना? ये 4-5 साल का बच्चा है जी। अभी ये है
30-40 किलो का बच्चा है। जैसे यहाँ पर और भी पानी है तो आपको लगता है यहाँ पर और भी मगरमच्छ हो सकते जानवर है जिसको कोई पता नहीं है, क्या पता कितने हैं इसमें। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए एक जत्था पाकिस्तान रवाना किया गया। साथ ही धर्मनगरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से हरियाणा कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध और कनिष्ठ उप प्रधान बीबी रविंद्र कौर अजराना, प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना और मेंबर स्वर सिंह ने जत्थे को गुरुचरणों में अरदास के बाद में यहां से भेजा है। प्रधान जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के महाराज के प्रकाश पर्व पर यह जत्था पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए भेजा गया। जत्थे में 153 आपको बता दें श्रद्धालु भी थे और हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जत्थे की पाकिस्तान में सुशोभित गुरुद्वारा साहिब बान के दर्शन हेतु वीजा देने पर प्रधान जत्थेदार असंध ने भारत सरकार और पाकिस्तान दूतावास का आभार जताया। जो पिछले दिनी तरीका चोन दियां किसी इंसान ने गलत पाइया ने कि फलानी तरीक नूं चोन होएगी, फलानी तरीक नूं कागज भरे जाणगे, फलानी तरीक नूं होएगा, वो सब फेक गल्लां ने, गलत गल्लां ने, झूठियां गल्लां ने। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੜਕੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਂ भाईचारा साडा है गलत अफवाहां फवांदा है, ये अफवाहां ना फवाए ते ना इहो जिहियां मंद घटियां गल्लां करे। में देर रात्रि डोगरन मोहल्ले में एक युवक के घर में घुसकर चाकू मारकर मर्डर कर दिया गया। इसके बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर सुबह पुलिस पहुंची, घटनाक्रम का जायजा लिया गया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। वहीं दीपक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। ये दीपक है, अनिल कुमार का लड़का है, डोगरा मोहल्ला में रहता है और ये कपड़े की दुकान पे काम करता था। तो ये 2-3 दिन पहले वहाँ दिल्ली गए हुए अपने यार दोस्तों के साथ, जिन लड़कों के नाम लिखाए हैं। तो वहाँ इनके कोई पैसे के लेकर कोई बातचीत हुई बाकी उनको पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे तो सारी सच्चाई सामने भी आ जाएगी। ये करीब कपड़े का सामान का था, कोई बता रहे हैं 40-1,000 रुपए का, कैसे क्या ऐसे बता रहे हैं। सारे हिसाब से ही हैं जो? हाँ, सारे हिसाब से हैं। कितने लड़कों नाम बताए इन्होंने? तीनों के बताए हैं, 3 लड़कों के। परिवार भी जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं, वो मुल्तानी चौक में रहते हैं, आना जाना है, पारिवारिक दोस्त हैं आपस में। ये रात को ये 2 लड़के आए उनके घर पे, तो दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला नहीं, वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और एक ने उसकी मदर को पकड़ लिया और दूसरे ने उस लड़के को चाकू मार दिया। भिवानी के गांव भपोड़ा के राजकीय स्कूल में आपको बताते चलें कि अध्यापिका की कुर्सी के नीचे फटे पटाखे नुमा बॉम्ब की घटना का पटाक्षेप हो गया है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता की अगुवाई में टीम बपोड़ा के राजकीय स्कूल में पहुंची है। उन्होंने गांव की पंचायत से बातचीत की, साथ ही उन्होंने अध्यापिका और बच्चों से भी बातचीत की है। जहां पर आपको बताते चलें कि जिले के गांव भपोड़ा के राजकीय स्कूल में अध्यापिका 12वीं की कक्षा में पढ़ा रही थी, तभी पटाखा नुमा बॉम्ब उनकी कुर्सी के नीचे फटा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वैसे तो मैंने उसी दिन ही अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया था कि वो मामले की तह तक जाए, लेकिन उस दिन क्योंकि सारा मीडिया भी और गांव भी और काफी लोगों का वहां आना जाना रहा, तो उस दिन कोई ऐसी बात नहीं हो पाई। और उसके बाद हमने संबंधित प्राचार्य का भी जो है स्पष्टीकरण मांगा और उनको आदेश किए कि भाई वो इसके मामले की तह तक जाए, और उसमें ग्राम पंचायत को भी शामिल किया। पूरी क्लास थी, क्लास के 15 में से 13 बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व थे, और उसमें एक बच्चा जिसने इसको बम को बनाया था, एक बच्चा था जिसने फिट किया था, और एक बच्चा था जिसने रिमोट दबाया था। उनके सभी के माता पिता भी जो है आज हाजिर थे मौके के ऊपर, और सारे वो शर्मिंदा थे
हालांकि हम तो ये चाह रहे थे कि सभी बच्चों को रेस्टिकेट कर दें, लेकिन एक साथ इतने बच्चों को बाहर करना वो भी जो है उनके हित में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group